हेलो एवरीवन। आज हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात की थी ओरिजिन, स्कोप, क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद हमने आर्टिकल 12 विद डॉक्ट्रिन्स, केस लॉज, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, हमने 13 तक की बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे अबाउट आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 के दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ओके, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, जैसे कि इसमें लिखा है कि ये डिराइव फ्रॉम डाइसीज रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड। सो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, A.V. डाइसी, जिन्होंने दिया था हमें रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ सिंपली ये बात करता है कि देयर शैल बी एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, नोबडी शैल बी अबव लॉ, एंड हम प्राइमरी में रखेंगे राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स को। इसके बाद वी हैव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो अगर मैं बात करूं, इक्वालिटी बिफोर लॉ आप बोल सकते हैं एक नेगेटिव कंसेप्ट है, whereas इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, जिसमें हम इसमें बोल रहे हैं कि हम आपको कोई चीज करने से रोक रहे हैं, इसमें हम आपको कोई चीज करने से मतलब बोल रहे हैं कि आप ये करिएगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज बेसिकली बोलता है कि सपोज सिमिलर सिचुएशन में सिमिलर पीपल हैं तो उनमें सेम लॉज एप्लीकेबल होंगे, दैट इज इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, राइट। अब ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। इट इंश्योर्स दैट स्टेट प्रोटेक्ट्स एवरी पर्सनस राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बट ये जो हमने देखा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, एंड इक्वल कंडीशंस में आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है। बट अब राइट टू इक्वालिटी के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। हमने जब हम एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे तो हमने उसमें देखा जाएगा कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, लेजिस्लेचर में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इसमें एमपीज एंड स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स, ये लोग इम्यून रहते हैं लीगल प्रोसीडिंग से। मतलब इनके अगेंस्ट आप इनके टर्म में लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकते, सिविल कर सकते हो 2 महीने का नोटिस देने के बाद। फॉरेन डिप्लोमेट्स के पास ऑफ कोर्स इम्यूनिटी रहती है, discretionary powers for ministers, differential treatment for specific professions like lawyers, doctors, because they have their own laws, their own rules and regulations, etc. And article 31b and c जब एंटर करते हैं तब आर्टिकल 14 goes away. So इसके बारे में of course we'll talk about it later. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉज, तो अपार्ट फ्रॉम दीज केस लॉज देयर आर सम मोर केस लॉज जिसको आप देख सकते हैं। मनेका गांधी, ये कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ रहे हैं एंड यू डोंट नो, this is one of the case of course, but if you don't know this then you have to go and look into its judgment. It's a very landmark judgment. इसमें गोल्डन ट्राइंगल बेसिकली बनाया था, wherein आर्टिकल 14, 21 एंड 19 पार्ट थे इस गोल्डन ट्राइंगल की। सो बेसिकली ये क्या बोलता है कि दीज ऑल आर्टिकल्स आर इंटर रिलेटेड, एंड अगर सपोज ये एक वायलेट हो रहा है तो ये भी वायलेट होगा, ये भी वायलेट होगा, एंड ऑफ कोर्स वाइस वर्सा। अब बात करते हैं इसके कुछ केस लॉस की। इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इसमें क्या इशू था कि न्यूज़पेपर्स को देवर क्लासिफाइंग बेस्ड ऑन द कस्टम ड्यूटी, मतलब कुछ न्यूज़पेपर पे ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगा दी, कुछ पे कम लगा दी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्लासिफिकेशन रीजनेबल डिस्टिंक्शन पे है, इकोनॉमिक फैक्टर्स पे है, बट ये बात है कि हमें प्रेस का फ्रीडम रखना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम आर्टिकल 14 पे जाएं तो यू हैव टू, देयर वाज वन आल्सो केस रीजनेबल क्लासिफिकेशन का ही, इट वॉज रामकृष्ण दालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर, जिसमें बात की गई थी रीजनेबल क्लासिफिकेशन की। दैट टॉक्स अबाउट इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसमें बात किया गया था रीजनेबल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड रैशनल नेक्सस। मतलब आप डिफरेंशिएट ऑफ कोर्स कर सकते हो, बट इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए एंड रैशनल होना चाहिए, इलॉजिकल या अनलॉफुल डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए। सो हियर वी कवर 3 केस लॉस।
इसके बाद डीके यादव वर्सेस जेएमए इंडस्ट्रीज. It was about the unjust termination without a fair hearing, which is of course unconstitutional, violates Article 14 as well as Article 21, as we saw Golden Triangle. And इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज विदाउट अ प्रॉपर हियरिंग वायलेट्स आर्टिकल 21, राइट टू लाइवलीहुड, एंड आर्टिकल 14, राइट. A similar case related to this is again a very landmark case, which is Air India versus Nargesh Mirza. सो बेसिकली इस केस में क्या हुआ था कि जो फीमेल एयर अटेंडेंट्स थी उनको उनको बोला जा रहा था कि आप अपनी सर्विस के फर्स्ट 4 इयर्स में शादी नहीं करेंगे, और 35 इयर्स में उनको बोल दिया जा रहा था, टर्मिनेट कर दिया जा रहा था बेसिकली. वेर एज मेल्स को 45-50 इयर्स में टर्मिनेट कर रहे थे. फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद उनको जॉब से निकाल दे रहे थे. तो इसमें अगेन ये बात की गई कि आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है, एंड दिस इज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट, बिकॉज ये आर्टिकल 14 एंड 21 वायलेट कर रहा था सिमिलरली जैसे इस केस में कर रहा है. Then we have Bhagwanti versus Union of India, that talks about arbitrary classification for family pension after retirement is unlawful. So basically, गवर्नमेंट ने आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स हमने रामकृष्ण दालमिया में पढ़ा कि द क्लासिफिकेशन इज नॉट इंटेलिजिबल, इट इज नॉट रैशनल, एंड दैट्स व्हाई क्लासिफिकेशन लैक्ड अ रैशनल बेसिस एंड वायलेटेड इक्वालिटी प्रिंसिपल्स, एंड आर्टिकल 14 हमारा ऑटोमेटिकली वायलेट हुआ था. Then we have Randhir Singh versus Union of India. Equal pay for equal work is a constitutional goal. This ये हमारा sustainable development goal में भी बात की गई है. Theories of feminism, gender, everybody talks about equal pay, equal work. DPSP पर बात करता है इसकी. So basically इसका fact था कि अगर नेचर ऑफ वर्क सेम है तो डिफरेंशियल पे वॉज अनफेयर. अब चाहे वो जेंडर पे हो, चाहे वो कास्ट पे हो, चाहे वो क्लास पे हो. तो इसलिए हमने इसमें इशू ये किया कि इट इज वेदर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज इन्फोर्सेबल अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर डीपीएसपी. एंड जिसमें ये बोला गया कि येस इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, एंड अगर आप सेम वर्क कर रहे हो, एंड इसमें हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. एंड इसलिए ये वायलेट करता है आर्टिकल 14, एंड इसलिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को इंक्लूड किया गया था अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 14. देन इंडियन काउंसिल फॉर लीगल एड वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया. इसमें बात की गई है एज बेस्ड एनरोलमेंट रेस्ट्रिक्शंस फॉर एडवोकेट्स आर डिस्क्रिमिनेटरी. सो बेसिकली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक एज लिमिट इम्पोज कर दी थी फॉर एनरोलमेंट बेसिस फॉर ऑफकोर्स एडवोकेट्स. द इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड दिस चैलेंज्ड, मतलब उन्होंने केस फाइल किया अगेंस्ट द बार काउंसिल, एंड द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट रिस्ट्रिक्टिंग एनरोलमेंट बेस्ड ऑन एज was discriminatory and unconstitutional. It was held that the right to practice a profession cannot be denied solely based on age. इसमें आर्टिकल 19 के भी पार्ट्स आ जाएंगे जिसके बारे में ऑफकोर्स आगे बात करेंगे. Then we have Mithu Singh versus State of Punjab. Mandatory death sentence for murder committed under life imprisonment is unconstitutional. So basically, the section 303 of IPC prescribed a mandatory death sentence for any person committing murder while serving a life sentence. तो petitioner ने चैलेंज की इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, इस रूल की, एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 303 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. इट डिप्राइव द जजेस ऑफ डिस्क्रिशन एंड सेंटेंसिंग एंड वाज आर्बिट्ररी इन नेचर, एंड आर्टिकल 14 हमारा एंड आर्टिकल 21 इसमें वायलेट हो रहा है. एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा था. एयर होस्टेस के साथ हमारा डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर हो रहा था. State of Bombay versus Anwar Ali Sarkar, again a landmark judgment. So basically a law gave the government discretionary power to refer cases to special courts without any clear guidelines. तो petitioner ने फर्स्ट स्टेट के अगेंस्ट केस फाइल किया, एंड द बेसिकली सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन दिस लॉ स्टेटिंग दैट ग्रांटिंग द गवर्नमेंट अनचेक्ड डिस्क्रिशन इन क्रिमिनल ट्रायल्स वायलेटेड द आर्टिकल 14, and law must have clear objectives and criteria to prevent arbitrary application. So this basically checked on the arbitrary actions of the state. Then we have Revati versus Union of India, again a landmark judgment. So basically
वी ऑल नो अडल्ट्री अब डीक्रिमिनलाइज हो चुकी है. पहले अडल्ट्री वाज अ अगर अडल्ट्री कमिट किए तो आपको उसके लिए ऑफ कोर्स क्रिमिनल पनिशमेंट मिलती थी, बट ये स्ट्रक डाउन इसलिए हुआ. अगर मैं आपको एक क्रक्स में बताऊं तो उसमें बोला गया था कि दिस इज अ कंप्लीटली पर्सनल मैटर एंड दिस शुड नॉट बी ब्रॉट इनटू द कोर्ट्स अंटिल एंड अनलेस. अगर आप कोर्ट्स में ला रहे हो डिवोर्स के थ्रू लाओ, अडल्ट्री एक पर से कोर्ट में नहीं लाया जा सकता बिकॉज इट्स अ फैमिली मैटर, पर्सनल मैटर. सो इसमें बेसिकली इशू था कि whether denying women the right to prosecute under arbitrary laws violates Article 14. So the court found the provision discriminatory and inconsistent with gender equality, concluded the later decision in the Joseph Shine versus Union of India, जिसमें adultery struck down की गई थी entirely, which struck down this section entirely. सो बेसिकली हमने कोर्ट ने बेसिकली जोसेफ शाइन वाली स्टेटमेंट को रेफर किया एंड जो ये मतलब जो एक पर्सन जा सकता है दूसरा पर्सन नहीं जा सकता, उसको बोला गया कि ऑफ कोर्स दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर. Then we have Balco Employees Union versus Union of India. So basically इसमें क्या हुआ था कि whether courts can interfere in government economic policies under Article 14. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि economic decisions including disinvestment etc. are a matter of policy not subject to judicial review unless they are violating constitutional rights. तो unless and until government की कोई भी economic policy violate कर रही है अल्ट्रा वायर्स है, तब तक अगर वायलेट किया तो ऑफ कोर्स आप कोर्ट में जा सकते हो, अगर नहीं किया देन ऐसा कुछ भी नहीं है, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता. ओके नाउ इसके अलावा यू कैन रेफर सम मोर केस लॉस जस्ट फॉर सम लैंडमार्क जजमेंट्स अगेन अपार्ट फ्रॉम दीज, दैट इज A.K. Gopalan, again a very very important case. You can also refer the E.P. Royappa versus State of Tamil Nadu versus Tamil Nadu. Again, these are some landmark judgments. And आप विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान भी रेफर कर सकते हो, विशाखा वर्सेस राजस्थान. सो दीज वर द केस लॉस एंड आर्टिकल 14. अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, आपको क्या मेंशन करने हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ, equal protection of laws, rule of law by Dicey, and then you have to mention the landmark judgments, the exceptions to equality. Okay.